ओनर्स फंड क्या होता है, यानी जो ओनर का खुद का पैसा होता है वो कहलाता है ओनर्स फंड। और बोरोड फंड यानी वो जब कहीं से उधार लेता है, कहीं और से लेता है और उसको जब रीपे करने होते हैं तो वो आता है हमारा बोरोड फंड में। तो कंपनी वाले जब डायरेक्टली पब्लिक से पैसा रेस करते हैं तो वो आता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट में। ट्रेड क्रेडिट क्या है, जब एक सप्लायर या एक सेलर ये लिबर्टी देता है बायर को कि अभी आप सामान ले जाइए लेकिन कुछ दिनों के बाद आप पेमेंट कर देना, तो वो आता है हमारा ट्रेड क्रेडिट। इंटर कॉर्पोरेट यानी एक कंपनी से बाहर, ठीक है। अगर इंट्रा कॉर्पोरेट होता तो यानी एक ही कंपनी के अंदर, लेकिन इसका नाम है इंटर कॉर्पोरेट यानी एक कंपनी के बाहर। ऐसे फंड्स जो 1 साल से तो ज्यादा हो लेकिन 5 साल से कम हो। रिटेन्ड अर्निंग्स वो हिस्सा होता है प्रॉफिट का जो कंपनी वाले पहले ही बचा के रख लेते हैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हो बिल्कुल मजे में होंगे और चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट अपवर्ड किस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, और मैं हूं प्रबलीन कौर। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास 11th का न्यू चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो अभी तक बच्चों हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े ना, उन चैप्टर्स के बारे में अपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पहले से ही सुना हुआ था, लेकिन ये चैप्टर जो होता है ना वो बच्चों को टिपिकल लगता है, मुश्किल लगता है, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल न्यू हो जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। और ये चैप्टर बच्चों आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही प्रैक्टिकल है और ये चैप्टर आपको एग्जाम्स में तो अच्छे नंबर दिलवाएगा ही, बल्कि आपके फ्यूचर में भी काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है और इस चैप्टर के साथ यानी फिर आपको एकदम प्यार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो बात आती है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि भैया बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, यानी जो चैप्टर है उसका मतलब क्या है, ठीक है, सही शब्दों में देखा जाए। फिर आता है ओनर्स फंड्स के क्या टाइप्स होते हैं और बोरोड फंड्स के क्या टाइप होते हैं। अब ओनर फंड्स और बोरोड फंड्स क्या होता है वो आपको मैं अच्छे से आगे डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स होते हैं बिजनेस में, ठीक है बच्चों, समझ आया। तो हाँ जी, बिना किसी देर के हम अब इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पहले आता है मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है, कोई भी काम धंधा, और फाइनेंस यानी पैसा। तो बिजनेस फाइनेंस यानी क्या होता है, ठीक है, यानी देखा जाए तो फाइनेंस क्या होता है। बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज, यानी बिजनेस फाइनेंस वो पैसा होता है जो बिजनेस की एक्टिविटीज को चलाने के लिए काम आता है, ठीक है बच्चों। जैसे हमें अपनी जिंदगी चलाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, खाने पीने के लिए, ठीक है। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें खाना भी पड़ेगा और पीना भी पड़ेगा, दारू नहीं पीनी पड़ेगी, यानी हमें पानी भी पीना पड़ेगा, ठीक है। बिना खाने पीने से हमारी ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। तो वैसे ही बिजनेस में जो ब्लड लाइन रहती है, जो बिजनेस मेन चलता है वो चलता है पैसों की वजह से, ठीक है बच्चों। तो जो हमारी जो ब्लड लाइन रहती है वो होता है खाना पीना, ठीक है। तो वैसे ही बिजनेस फाइनेंस की जो ब्लड लाइन रहती है वो रहती है मनी, ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेस किया जाता है वो पैसों के बिना तो शुरू किया ही नहीं जा सकता बिजनेस, ठीक है। हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस खोलने के लिए, काम धंधा खोलने के लिए। अगर हमें बिजनेस में आगे बढ़ना होता है तो भी हमें पैसों की ही ज़रूरत होती है। अगर हम सर्वाइव करते हैं, ग्रोथ करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, हर एक काम के लिए, छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़े काम तक हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस में, ठीक है बच्चों। तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, वो पैसा जो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए मददगार रहता है, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में, बहुत सिंपल है। फिर बिजनेस फाइनेंस में भी डिफाइंड इज प्लानिंग, रेजिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द मनी यूज्ड और कैपिटल फंड्स ऑफ एनी काइंड यूज्ड इन कनेक्शन विद बिजनेस, यानी वही कि बिजनेस फाइनेंस वो पैसा होता है जो प्लानिंग के लिए काम आता है, ठीक है। हम जब बिजनेस खोलते हैं तो सोचते हैं ना कि हमें इस महीने में ये काम करना है, ठीक है, हम ये प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी पैसा लगता है। रेसिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द मनी एक्टिविटीज़, फिर क्या करना है जब हम बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, सैलरी वगैरह पे करते हैं, कुछ मशीन वगैरह खरीदते हैं, तो हर एक छोटे से छोटे काम के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती ही है। तो वो सब उन सब की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप सीधी सादी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, यानी बिजनेस फाइनेंस वो पैसा होता है जो बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए काम आता है, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही गुदागादी कर दी मैंने आपको समझाने के लिए, सॉरी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बात आती है नेक्स्ट कि बिजनेस फंड्स के भी यानी कैपिटल के भी क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला टाइप होता है हमारा
फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल में आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता ही होगा उसके बारे में, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो क्या रहता है? फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। और दूसरा रहता है हमारा वर्किंग कैपिटल। क्या रहता है? वर्किंग कैपिटल। तो यानी फिक्स्ड कैपिटल वो पैसा होता है जिनको हम एक बार ही बस लगाते हैं और वो सालों साल हमारा चलता रहता है, ठीक है। जैसे कि मुझे कोई भी बिजनेस ओपन करना है, कोई भी बिजनेस सेटअप करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी? उस बिजनेस को खोलने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी? लैंड खरीदूंगी, ठीक है। फिर जो भी बिजनेस सेटअप कर रही हूँ उसमें मशीन्स, इक्विपमेंट्स लगेंगे, फर्नीचर लगेगा। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये हैं आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स, यानी हमें एक बार खरीद लेते हैं और वो सालों साल चलती रहती हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि आपके घर में भी जो फर्नीचर वगैरह है वो भी क्या है? फिक्स्ड कैपिटल ही है। तो वैसे ही बिजनेस में भी जो भी फिक्स्ड कैपिटल होता है हमें उस पर बस एक बार खर्चा करते हैं और वो फिर सालों साल चलते रहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं लैंड, मशीनरी, ठीक है, आई बस समझ में। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हमारा कैपिटल वो है वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग यानी आपको नाम से ही समझ आ रहा है चलाने के लिए, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए काम आता है, ठीक है। जैसे कि हमें सैलरी पे करनी है अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, वेजेस वगैरह पे करते हैं, जो हम बिल्स वगैरह पे करते हैं, वो सब किस में आता है? वर्किंग कैपिटल में, यानी ये डे टू डे खर्चे हैं, ठीक है बच्चों। वर्किंग यानी चलाने के लिए, तो जो हम डे टू डे एक्टिविटीज में जो पैसा लगाते हैं ना, वो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल का, ठीक है बच्चों। तो कैपिटल के भी क्या टाइप्स होते हैं? फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हाँ आप ऑपरेटिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, बढ़ूं आगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैपिटल के भी क्या काइंड्स होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है वर्किंग, ठीक है बच्चों। अब बढ़ती हूं मैं आगे। अब आता है कि बिजनेस फाइनेंस के क्या फीचर्स होते हैं, यानी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है बच्चों। यानी देखा जाए तो बिजनेस फाइनेंस की क्या क्या ऐसे क्वालिटीज होती हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। हम इसको अच्छे से डिटेल में इन फीचर्स के जरिए पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला आता है नीडेड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, किसी पान वाले की दुकान है, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होटल है, हर जगह पैसा यूज होगा ही, ठीक है। बिना पैसों के बिजनेस नहीं चल पाएगा, ये तो प्राइम रूल है, ये तो थंब रूल है ही। तो क्या है? नीडेड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, हर प्रकार के बिजनेस में चलेगा, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी पैसा लगता है, उनके पास भी बड़े बड़े नोटों की गड्डी रहती है, और किसी अगर जो छोटी सी कुछ गुमटी रहती है पान चाय वगैरह की, वह भी पैसे की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आता है डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब जितना बड़ा बिजनेस उतना ही ज्यादा कैपिटल यूज होता है, उतना ही ज्यादा फाइनेंस यूज होता है, ठीक है। यानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मालिक है मुकेश अंबानी है, उसके पास भर के पैसा है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी पान वाले या किसी चाय वाले के पास जाएंगे तो उसके पास इतना पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? लेकिन पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन जितना बड़ा बिजनेस उतने ही ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट। आई बस समझ में बच्चों। फिर नेक्स्ट आता है इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फंड यूज्ड। अब इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का फंड यूज हो, ठीक है। उसमें ओनर फंड्स भी यूज होता है और बोरोड फंड्स भी यूज होता है। अब ओनर फंड्स और बोरोड फंड्स में अभी आपको अच्छे से नहीं समझाऊंगी, बिकॉज जो पूरा चैप्टर ही है ना वो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर है, ठीक है बच्चों। तो एक टाइप का फंड यूज नहीं होता है, दोनों टाइप्स के फंड यूज किए जाते हैं, दैट इज ओनर फंड्स एंड दूसरा है बोरोड फंड्स, ठीक है। फिर रिक्वायर्ड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार पैसा लगा लिया तो हमारी छुट्टी हो गई, हम फ्री होके बैठ गए, नहीं, आपको पैसों की जरूरत तो पड़ती ही रहती है, ठीक है। वैसा तो है नहीं कि एम्प्लॉयज को रख लिया और उनको सैलरी नहीं देनी, नहीं, उनको तो हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, वरना वो छोड़ के भाग जाएंगे। तो क्या है, पैसों की ज़रूरत रेगुलरली पड़ती है ताकि हम आगे की पेमेंट्स वगैरह कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि बस एक ही बार पड़ रही है एक साल में, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है बिजनेस में, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आता है फ्लक्चुएटिंग नेचर। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होता है? जो फिक्स नहीं होता, जो चेंज होता रहता है। तो बिजनेस फाइनेंस भी चेंज होता रहता है, किन वजहों के कारण? टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी के कारण, फिर इन्फ्लेशन के कारण,
महंगाई वगैरह के कारण, या लोगों का फैशन चेंज हो रहा है उसके कारण। तो जो नेचर इसका क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, यानी ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आता है डिटरमाइन साइज ऑफ द बिजनेस, यानी जो पैसा होता है वो बिजनेस का साइज भी निर्धारित करता है। अब जितना पैसा होगा जिसके पास, जिस बिजनेसमैन के पास, वो उतना ही ज्यादा, वो उतनी ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। अब क्योंकि अंबानी के पास इतना सारा पैसा है तो वो सबसे सक्सेसफुल कंपनी कहलाती है इंडिया की। तो क्या होता है, जो पैसा होता है, जो फाइनेंस होता है, वो बिजनेस का साइज भी निर्धारित करता है। ठीक है, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, अगर कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं होगी तो वो इतनी उसकी गुडविल नहीं होगी, लेकिन अगर कोई बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, वेल्दी कंपनी है, तो उसकी गुडविल भी अच्छी होगी। ठीक है बच्चों। फिर आता है वाइडर टर्म एज इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन, प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अब जो बिजनेस फाइनेंस है ना, वो वाइडर टर्म है, वो एक ही जगह तक सीमित नहीं है, उसमें एस्टिमेशन भी आता है, यानी हमें पैसा किस तरह से यूज़ करना है, कितनी पेमेंट वगैरह करनी है। ठीक है, फिर पैसा जो हमारे पास है, एक बिजनेसमैन के पास है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कितना वहाँ से रिटर्न मिलेगा। तो ये जो बिजनेस फाइनेंस है ना, ये कोई छोटा मोटा टर्म नहीं है। ऑफकोर्स जो पैसा होता है छोटी मोटी चीज़ तो होती नहीं है। ठीक है, दौलत है तो शौहरत है, वैसे ही तो जो बिजनेस फाइनेंस है एक वाइडर टर्म है। आई वो समझ में बच्चों आपको, ये थे इसके कुछ फीचर्स। ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी फाइनेंस के क्या क्या सोर्सेस है ओनरशिप की वजह से। लेकिन उससे पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि क्या सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। ठीक है, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या पीरियड। ठीक है, ठीक है, यानी क्या बोलते हैं, हाँ जी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी ओनरशिप की बेसिस पे क्या क्या टाइप्स होते हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। तो वैसे ही पीरियड के बेसिस पे, यानी टाइम के बेसिस पे क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला रहता है हमारा शॉर्ट टर्म। ठीक है, पहला रहता है हमारा शॉर्ट टर्म। ठीक है, आई वो समझ में बच्चों। दूसरा रहता है मीडियम टर्म, मीडियम टर्म, और तीसरा रहता है हमारा लॉन्ग टर्म। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अब है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म यानी ऐसे फंड्स जो लेस देन 1 ईयर के हों। ठीक है बच्चों। मीडियम टर्म यानी ऐसे फंड्स जो 1 साल से तो ज्यादा हो लेकिन 5 साल से कम हो। ठीक है, 1 ईयर to 5 years। ठीक है, और लॉन्ग टर्म फंड्स क्या होते हैं, जो 5 साल से ज्यादा हो लेकिन 20 साल से कम हो। ठीक है बच्चों, तो ये है बहुत छोटा सा बच्चा, ये है मीडियम बच्चा, और ये है हमारा बड़ा बच्चा। ठीक है, तो इसका क्या ड्यूरेशन रहती है, लेस देन 1 ईयर। इसकी रहती है 1 साल से लेके 5 साल तक, और लॉन्ग टर्म की रहती है 5 साल से लेके 20 साल तक। ठीक है बच्चों, तो ये रहती है टाइम के बेसिस पे। अगर आप 1 साल से कम पे लेते हैं तो आपकी फंड्स इंक्लूडेड होंगी शॉर्ट टर्म में। अगर 1 साल से ज़्यादा लेते हैं लेकिन 5 साल से कम रहते हैं तो आएगी मीडियम टर्म में। लेकिन 5 साल से ज़्यादा लेते हैं और 20 साल से कम लेते हैं तो आएगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा टाइम के बेसिस पे। अब हम पढ़ेंगे कि ओनरशिप के बेसिस पे क्या टाइप्स रहते हैं। पहला रहता है ओनर्स फंड और दूसरा रहता है बोरोड फंड। अब मान लीजिए मैंने अपना एक बिजनेस सेटअप किया। ठीक है, वो बिजनेस है कपड़ों की फैक्ट्री का। ठीक है बच्चों, तो बिजनेस वो जो सेटअप किया है, वो जो कंपनी खोली है मैंने, वो जो फैक्ट्री सेटअप की है कपड़ों की, ठीक है, यानी कपड़े बनाने की, तो वो उस फैक्ट्री को खोलने में लगे थे टोटल 50 लाख रुपए। कितने लगे थे, टोटल 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी थी, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट लगी थी। ठीक है बच्चों, अब उस 50 लाख में से मैंने क्या किया, 25 लाख रुपए अपने लगाए। क्या लगाए, 25 लाख रुपए अपने लगाए। 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लग रही थी उस फैक्ट्री के लिए, और 25 लाख रुपए मैंने अपने लगाए क्योंकि मेरे पास बस 25 लाख रुपए ही थे, और बाकी के 25 लाख रुपए लेने में गई अपने फ्रेंड्स से। ठीक है, बाकी के 25 लाख रुपए मैंने अपने फ्रेंड्स से लिए। ठीक है, फ्रॉम फ्रेंड्स। आई बात समझ में। और ये थे 25 लाख रुपए मेरे पर्सनल थे। ठीक है, ये क्या थे, मेरे पर्सनल थे।
तो यानी बेसिकली बात का मतलब ये है कि ओनर फंड वो होता है जो ओनर के यानी जो बॉस रहता है, जो कंपनी का मालिक रहता है, जो बिजनेस का मालिक रहता है, उसके खुद के पैसे होते हैं तो हम बोलते हैं ओनर्स फंड। और अगर वो कहीं से उधार लेता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं बोरोड फंड। अब उधार लेना क्या है? अब मेरे दोस्तों ने मुझे दिए हैं 25 लाख रुपए, तो ऐसा तो है नहीं कि दान में दे दिए, अब मुझे रीपे भी तो करने पड़ेंगे ना। तो जब मैं रीपे करूंगी ना तो उनको इंटरेस्ट के साथ रीपे करूंगी, ठीक है, रीपे विथ इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो ओनर्स फंड क्या होता है? यानी जो ओनर का खुद का पैसा होता है वो कहलाता है ओनर्स फंड। और बोरोड फंड यानी वो जब कहीं से उधार लेता है, कहीं और से लेता है, और उसको जब रीपे करने होते हैं तो वो आता है हमारा बोरोड फंड में। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। अब डिटेल में हम पढ़ेंगे पूरे इस चैप्टर में। यानी बेसिकली जो पूरा चैप्टर है ना वो ओनर्स फंड और बोरोड फंड के ऊपर ही है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि ओनर्स फंड और बोरोड फंड क्या होता है। आई बात समझ में? अब बोरोड फंड में जरूरी नहीं है कि बस मेरे दोस्त यार ही हैं। बोरोड फंड्स में बैंक आ सकता है, आम पब्लिक आ सकती है, सब कुछ आ सकता है एक ओनर को छोड़ के। ठीक है, तो यानी जो ओनर रहता है, जो उसके पैसों को छोड़ के बाकी वो कहीं से भी पैसे ले रहा है, तो वो आता है हमारा बोरोड फंड में। ठीक है बच्चों, तो अब डिटेल में पढ़ते हैं कि ओनर्स फंड क्या होता है। आई बात समझ में? अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ओनर्स फंड क्या होता है, और मैंने आपको क्या बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्या होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे ओनर्स फंड के बारे में। ठीक है बच्चों, सो डेफिनेशन क्या बोलती है, द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज आर नोन एज ओनर्स फंड। यानी जो फंड ओनर खुद प्रोवाइड करता है वो कहलाती है हमारी ओनर्स फंड। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं वो हम अच्छे से जान लेते हैं। तो पहला आता है ओनर्स फंड द परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसेस, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड। अब क्या होता है कि जो ओनर्स के जो पैसे होते हैं, जो मालिक रहता है, जो बॉस का रहता है, वो खुद का पैसा रहता है, तो उसको पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं बोरोड फंड में क्या होता है, जब हम कहीं पैसा उधार से लेते हैं तो हमें वो पैसा रिटर्न भी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये क्या एक परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, यानी ये पैसा मेरा है तो मेरा ही है, मुझे अपने आप को तो वापस करना नहीं पड़ेगा ना। अभी मैंने अपनी फैक्ट्री खोली है तो 25 लाख रुपए अपने लगाए हैं, ठीक है, वो मैं अपने काम के लिए ही लगा रही हूँ, तो मुझे कौन वापस करेगा और क्यों वापस करेगा, क्योंकि वो सारा काम धंधा ही मेरा है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी ये जो है ये पूरा फीचर है, तो उसमें आप मेन वर्ड्स पकड़ सकते हैं, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है दे प्रोवाइड द राइट ऑफ कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अब इसमें क्या होता है, ओनर्स फंड में क्या होता है, ओनर को ही पूरा अधिकार रहता है बिजनेस चलाने का। ठीक है, और किसी इंसान की इंटरफेरेंस नहीं रहती है। अब मेरा बिजनेस है, मुझे कैसे चलाना है, मैं अपना पूरा पैसा लगा रही हूँ, ठीक है, तो मेरी ही चलेगी, सामने वाले की या किसी और पार्टी की तो चलेगी नहीं। तो क्या होता है, राइट ऑफ कंट्रोल किसको मिल जाता है, ओनर को ही मिलता है यहाँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है ओनर्स आर द प्राइमरी रिस्क बियरर्स एज दे एंजॉय द रिवॉर्ड एज वेल एज बियर द रिस्क। अब क्या होता है, ओनर्स को ही अगर कुछ फायदा होता है, मुनाफा होता है, तो वो ओनर का ही है, अगर कुछ लॉस होता है तो वो भी ओनर का ही है। ठीक है, यानी मान लीजिए मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो अगर मुझे कुछ भी फायदा होगा तो वो सारा मेरा ही होगा, अगर कुछ भी लॉस होगा तो वो भी मुझे ही देखना पड़ेगा, किसी और को नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्क बियरर्स कौन होता है, ओनर खुद होता है, यानी प्रोप्राइटर खुद होता है। ये फीचर्स हमने वैसे कहाँ पढ़े हुए थे, और सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो बस वही है। ठीक है, फिर रिटर्न इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस। अब क्या होता है, जो रिटर्न होता है वो कैसे मिलता है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो सब उस मालिक के पास ही जाएगा, वो उस ओनर के पास ही जाएगा। ठीक है, और कितना पैसा लमसम में पड़ा हुआ है, सरप्लस में पड़ा हुआ है, वो सब ओनर का ही होता है। तो प्रॉफिट रिटर्न यानी किस पे डिपेंड करता है, कितना आपकी कंपनी फायदे में है, कितना आपका बिजनेस फायदे में है। ठीक है, सो रिटर्न इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस। तो रिटर्न डिपेंडेंट है प्रॉफिटेबिलिटी पे और सरप्लस पे। ठीक है, आप ये मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जब आप पढ़ने बैठो ना तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप इतना नोट ना करें, सिर्फ ये मेन पॉइंट्स भी नोट कर लेना, तो भी आपको सारी एक्सप्लेनेशन आप मन से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते भी हैं तो भी आप क्या करिए, अपने पॉइंट्स को अलग से लिखिए कॉपी में। अब एक
कॉपी बनाइए। अगर आप मोबाइल से ही पढ़ेंगे ना तो मोबाइल में फिर मस्ती ही करते रह जाएंगे, मोबाइल ही चलाते रह जाएंगे। अगर आप 2 मिनट का ब्रेक लेंगे तो 2 मिनट 2 घंटों में कब तब्दील हो जाएंगे, यू वोंट नो अबाउट इट। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको पॉइंट्स हाईलाइट करके दे रही हूँ ये आपको अलग से नोट डाउन कर लेने हैं, ये इसमें आपका ही फायदा है बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है नो सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड अगेंस्ट ओनर फंड्स। अब क्या होता है, जब हम कहीं और से पैसा लेते हैं ना तो हमें क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करनी पड़ती है। अब जब हम बैंक से पैसा लेते हैं तो हमें बदले में कोलैटरल भी रखना पड़ता है। अब मान लीजिए मुझे 25 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है बच्चों, और मेरे पास मुझे क्या करना है, बैंक पे जाना है। ठीक है, मैं बैंक में गई, बैंक वालों ने बोला कोलैटरल में क्या रख रही हो तुम, तो मैंने अपने सारा जो सोने का जेवर था, ठीक है, अपनी जो नेकलेस थे, चूड़ियाँ थी, कंगन थे, रिंग्स थे, ईयरिंग्स थे, सब जाके उनको दे दिया। ठीक है, तो मुझे कोलैटरल में क्या रखना पड़ा, अपना सोना रखना पड़ा, अपनी ज्वेलरी रखनी पड़ी। लेकिन ओनर्स फंड में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कुछ भी सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि सारा मेरा ही तो पैसा है, तो मैं किसके आगे जाके ये सारा पैसा रखूँ, कोलैटरल रखूँ। ठीक है बच्चों, तो क्या है, नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट ओनर्स फंड, तो इसका पॉइंट निकाल सकते हैं नो सिक्योरिटी। ठीक है बच्चों, फिर ओनर्स फंड्स कंप्राइज ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, जीडीआर्स एंड एडीआर्स। अब ओनर्स फंड्स में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स आती है, जीडीआर एंड एडीआर यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, इक्विटी शेयर्स यानी वही जो शेयर जब हम पब्लिक से वगैरह से रेस करते हैं, ठीक है, तो वो सब किसका पार्ट बन जाता है, ओनर्स फंड का ही पार्ट बन जाता है। इनके बारे में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे आगे। अभी आप हाल फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि ओनर्स फंड में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, जीडीआर्स एंड एडीआर्स। ठीक है, डिबेंचर्स, लोन्स वगैरह किस में आता है, बोरोड फंड्स में आता है। इन सब की एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे अच्छे से दूंगी। ठीक है, सो कंप्राइज ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, जीडीआर्स एंड एडीआर्स। ये आपको मैंने अलग से हाईलाइट करके दे दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, सो दैट आप नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, टिल द टाइम यू कैन नोट इट डाउन। हाँ जी बच्चों, सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बोरोड फंड्स। अब बच्चों जो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो बेसिकली जो चैप्टर है ना, ये ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स के ऊपर ही है। तो अभी तो ये जो मैंने आपको ओनर्स फंड बताया इसमें कुछ ही फीचर्स थे, ठीक है, लेकिन इसकी भी डिटेल है और ये पूरा चैप्टर ही इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर है। तो आपको अभी मैंने ये थोड़ा सा बताया, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स क्या होता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बोरोड फंड्स। इसके बाद हम जानेंगे कि ओनर्स फंड्स के क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, फिर यानी ओनर्स फंड के क्या सोर्सेस होते हैं और बोरोड फंड्स के क्या सोर्सेस होते हैं, यानी इनकी सोर्सेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हाल फिलहाल हम क्या पढ़ते हैं कि बोरोड फंड्स क्या होते हैं। सो हाँ जी, The funds raised through loans or borrowings are known as borrowed funds। यानी borrowed funds ऐसे फंड्स होते हैं जो कहीं से हमने उधार में लिए होते हैं। ठीक है, अब वो लोन भी हो सकता है या किसी से अगर पैसे हमने उधार पे लिए हैं, किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से, ठीक है, दोस्त वगैरह से, ठीक है, फैमिली वालों से, तो वो क्या है, वो borrowed funds है, यानी वो पैसा हमें वापस करना ही करना है। ओनर फंड्स में क्या होता था, वो हमारा अपना पैसा था, हमें वापस करने की कोई झंझट नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये किसी और का पैसा है तो हमें वापस तो करना ही पड़ेगा, तो ये क्या होता है, उधारी होती है देखी जाए तो। ठीक है, अब क्या फीचर्स होते हैं बोरोड फंड्स के। So borrowed funds provide funds for a specified period and have to be repaid after expiry of that period। यानी जो borrowed funds होते हैं वो कुछ ही वक्त के लिए हमें वो पैसा मिलता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया 2 साल का, ठीक है, तो वो पैसा 2 साल तक ही मेरा है, उसके बाद मुझे रीपे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, विद इंटरेस्ट अमाउंट। सो इधर आप क्या निकाल सकते हैं, borrowed funds provide funds for a specified period and have to be repaid। ठीक है, यानी वो पैसा हमारा नहीं होता, इसलिए वो पैसा हमें वापस लौटाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। फिर आता है बोरोवर्स आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट। यानी बोरोवर्स कौन, वो लोग जो पैसा उधारी पे लेते हैं। ठीक है, यानी मैं बैंक पे गई हुई थी, ठीक है, 2 लाख रुपए का मैंने लोन लिया था, तो मैं क्या हूँ, बोरोवर हूँ, यानी मैंने पैसा उधारी पे लिया है बैंक से। ठीक है, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पैसा तो वापस करूंगी, ठीक है, रीपे तो मैं करूंगी ही, लेकिन मुझे रीपे तो वो पैसा करना ही है, 2 लाख रुपए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में इंटरेस्ट अमाउंट के साथ रीपे करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया, उस पे मान लीजिए 5% इंटरेस्ट है,
तो अब मुझे 2 साल के बाद ये 2 लाख रुपए तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, पर ये 5% की इंटरेस्ट अमाउंट भी मुझे रीपे करनी पड़ेगी। ठीक है, बैंक वाले हमारे रिश्तेदार नहीं लगते कि हमें फ्री में पैसा दे दे। आजकल तो भैया रिश्तेदार भी नहीं देते, तो बैंक वाले तो कहाँ से देंगे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। फिर आता है द प्रोवाइडर्स ऑफ बोरोड फंड्स डू नॉट गेट राइट टू कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अब ओनर्स फंड्स में क्या होता था बच्चों कि जो पैसा लगाता था, यानी जो हम ओनर थे, उसी का पूरा अधिकार था बिजनेस चलाने का। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैंने बैंक वालों से पैसा लिया है, लोन लिया है 2 लाख रुपए का, तो ऐसा तो है नहीं कि बैंक वालों को अधिकार मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा कि कैसे प्रवीण का बिजनेस चलाना है। नहीं, इधर ऐसा नहीं होता। जो प्रोवाइडर्स होते हैं बोरोड फंड्स के, उनको अधिकार नहीं मिलता है मैनेजमेंट चलाने का। ठीक है बच्चों, सो इसका आप अंडरलाइन कर सकते हैं, डू नॉट गेट राइट टू कंट्रोल। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। वही ओनर्स फंड्स में क्या होता था कि जो ओनर होता था उसी का पूरा अधिकार होता था बिजनेस पे, उसी को पता होता था कि कैसे मुझे बिजनेस चलाना है, कैसे नहीं चलाना। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट है बोरोड फंड्स आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट्स। हाँ जी, तो बोरोड फंड्स जनरली कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं? जनरली यानी हर केस में ये मैंडेटरी नहीं है, बट ज़्यादातर क्या होता है, हमें पैसा तब ही लोन पे मिलता है जब हम अपनी कोई कोलैटरल सिक्योरिटी रखते हैं, जब हम अपने कुछ सामान गिरवी रखते हैं। अगर मुझे 2 लाख रुपए चाहिए थे बैंक वालों से, तो मैंने अपनी सोने का कड़ा गिरवी रखा था, तभी जाके बैंक वालों ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे। फ्री में ऐसे नहीं देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं भाग गई तो वो क्या करेंगे, अब उनको भी तो कुछ यानी रिजर्व में होना चाहिए ना, तो वो क्या करेंगे, उस कड़े को बेच देंगे और वो वापस अपना पैसा उधर से निकाल लेंगे। तो वो ऐसा क्यों रखते हैं? सिक्योरिटी के लिए बैंक वाले कोलैटरल मांगते हैं। लेकिन ओनर्स फंड में ऐसा कुछ नहीं होता था। अब कहीं से हम पैसा उठा ही नहीं रहे हैं, कहीं से हम पैसा उधारी पे ले ही नहीं रहे हैं, तो हम कोलैटरल भी क्यों रखें। लेकिन बोरोड फंड्स में क्या होता है, हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, फिर लास्ट है बोरोड फंड्स कंप्राइज ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लोन्स, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। अब ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं बोरोड फंड्स के टाइप्स, सोर्सेस यानी। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे बच्चों। ठीक है, हाल फिलहाल हम इतना ही नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या कि जो बोरोड फंड्स को हमें रीपे करना पड़ता है, रीपे तो करना ही पड़ता है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है कि जो बोरोड फंड्स प्रोवाइड करते हैं उनको राइट टू कंट्रोल नहीं मिलता है, उनको अधिकार नहीं मिलता है हमारा बिजनेस चलाने का। फिर आता है कि हमें ऐसे ही लोन वगैरह नहीं मिल जाता जब तक हम कोई कोलैटरल नहीं रखते। फिर होता है बोरोड फंड्स के क्या क्या सोर्सेस हैं। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी बच्चों, सो आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो ये बोल रहा है कि ओनर्स फंड्स के क्या क्या सोर्सेस होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के फंड पढ़े हैं हमने, ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स। अब पढ़ेंगे कि ओनर्स फंड्स के क्या क्या सोर्सेस होते हैं। ठीक है, पहला आता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर्स और तीसरा आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। अब इसको मैंने मीम के जरिए एक्सप्लेन करूंगी, यानी मीम के जरिए एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मतलब जब आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ना, तो फिर आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि इस मीम का क्या मतलब है। यानी मैंने हर एक, इस बच्चे को रिटेन्ड अर्निंग क्यों बोला है, इस डूबते हुए बच्चे को प्रेफरेंस शेयर क्यों बोला हुआ है, और ये जो बेचारा स्केलेटन है जो बहुत ही नीचे तक चला गया है समुद्र में, उसको इक्विटी शेयर्स क्यों बोला गया है। ठीक है बच्चों, ये आप मुझे एक्सप्लेन करोगे, आपका ये होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मैंने ऐसा क्यों करा है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले भी लेकिन बता देती हूँ कि शेयर क्या होता है। आपके लिए जो शेयर वर्ड होगा ना वो थोड़ा न्यू होगा, लेकिन क्या होता है शेयर वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ किसी कैफे गए और कैफे में जाके आपने एक पिज्ज़ा ऑर्डर करा। ठीक है, क्या ऑर्डर किया? पिज्ज़ा ऑर्डर करा। वाह यार, सर्कल तो थोड़ा बहुत मेरा ठीक बन गया, वाह, मानना पड़ेगा मुझे भी। हाँ जी, तो आपने क्या किया, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ठीक है, और इस पिज़्ज़ा के थे 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्लाइसेस थे। ठीक है बच्चों, तो ये जो पिज़्ज़ा है पूरा वो है आपकी कैपिटल। क्या है? आपकी कैपिटल। ठीक है बच्चों, और आप 6 फ्रेंड्स थे, यानी आप 6 फ्रेंड्स गए किसी कैफे में और आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अब हर एक फ्रेंड क्या करेगा, एक एक स्लाइस खाएगा। ठीक है, हर एक फ्रेंड क्या कर रहा है, एक एक स्लाइस खा रहा है, तो उसका यानी एक शेयर बन रहा है। ठीक है,
तो वो एक स्लाइस क्या बन जाएगी, उसकी शेयर बन जाएगी। ठीक है, यानी उसका इतना हिस्सा है पिज्जा में, उसका इतना स्लाइस है, वो एक स्लाइस क्या बन रहा है, शेयर बन रहा है। ठीक है, तो पिज्जा क्या है, आपकी पूरी शेयर कैपिटल है, और आपका जो स्लाइस है, एक स्लाइस है, वो क्या है, आपका शेयर है, यानी आपका हिस्सा है। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही कंपनी में क्या होता है कि जो कंपनी की जो शेयर कैपिटल रहती है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसके 1000 शेयर्स हैं, और 1000 शेयर की जो वैल्यू है वो है, एक शेयर की जो वैल्यू है वो है 10 रुपये। ठीक है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई कंपनी की, ठीक है, कितनी कैपिटल हो गई कंपनी की, 10,000 रुपये। ठीक है, कंपनी के कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर हैं, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। ठीक है, तो टोटल कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 10,000 रुपये हो गई। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, तो यानी कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल है 10,000 रुपये। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने खरीदे 20 शेयर, उस कंपनी में मेरा शेयर क्या है, यानी अब इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, प्रबलीन का क्या शेयर है, मैंने खरीदे 20 शेयर खरीदे। ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है, तो 20 × 10 कितना हुआ, 200 रुपये। ठीक है, तो यानी इस कंपनी में, ये जो कंपनी है उसमें मेरा कितने रुपए का हिस्सा है, 200 रुपये का हिस्सा है। ठीक है बच्चों, तो शेयर कैपिटल यानी क्या होता है, जितनी कंपनी की कैपिटल है, जितने शेयर्स हैं और जितनी उसकी फेस वैल्यू है, हम उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाती है कंपनी की शेयर कैपिटल। और आपने जितने रुपए के शेयर खरीदे हुए हैं वो बनता है आपका शेयर। ठीक है, यानी आपने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो आप क्या कहलाओगे, आप एक शेयर होल्डर कहलाओगे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, आपको पता चल गया होगा कि शेयर क्या होता है, यानी एक पूरे पोर्शन में से आपका क्या हिस्सा है वो कहलाता है शेयर। ठीक है, तो वैसे ही जो कंपनी रहती है उसमें आपका कितना हिस्सा है, उस हिसाब से आप कहलाओगे एक शेयर होल्डर। ठीक है बच्चों, अब आपको शेयर होल्डर का मतलब, शेयर का और शेयर कैपिटल का मतलब समझ आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे, हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे कि इक्विटी शेयर क्या होता है। ठीक है बच्चों, सो इक्विटी शेयर यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस। So equity shares are those shares which do not carry any special or preferential rights in respect of payment of annual dividend and repayment of capital। यानी इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिन पे कोई भी स्पेशल या प्रेफरेंस ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कुल मिला के जैसे कि जब कंपनी होती है, ठीक है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर कंपनी को फायदा हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है, तभी जाके आपको आपका डिविडेंड मिलेगा, यानी डिविडेंड यानी आपका रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो आपको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो आप भाड़ में जाओ। यानी आपको इक्विटी शेयर वालों के साथ क्या होता है, जब कंपनी को प्रॉफिट मिलता है तभी जाके एट लास्ट इक्विटी शेयर होल्डर वालों को उनका डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, यानी अगर कंपनी फायदे में जा रही है तभी आपको आपका डिविडेंड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बेचारे हैं यार, कितना दुख दर्द पीड़ा सह रहे हैं, लेकिन कंपनी वाले क्या करते हैं, सोचते हैं हम इतना बुरा कर रहे हैं इनके साथ तो क्यों ना इनको थोड़ा सुख भी दे दें, इतना दुख दे ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत सुख भी देते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को क्या मिलता है, वोटिंग राइट्स मिलती हैं। ठीक है, वोटिंग राइट्स मिलती हैं, और कंपनी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इनको हिस्सा मिलता है। ठीक है, यानी उनको दुख मिल रहा है तो कंपनी वाले सोच रहे हैं चलो थोड़ा बहुत सुख देके इनको कंपनसेट भी कर देते हैं। आई बात समझ में बच्चों। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हुए हैं। ठीक है, तो अब कंपनी का किस हिसाब से परफॉर्मेंस होगा, मुझे उसी हिसाब से अपना डिविडेंड मिलेगा। कुछ फिक्स नहीं है कि मुझे हर महीने या हर साल या हर 6 महीने में मुझे 15,000 या 20,000 रुपये ही मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितना कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा उसी हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। ठीक है बच्चों, यानी जब प्रॉफिट होगा तभी इक्विटी शेयर होल्डर वालों को उनका डिविडेंड मिलेगा। आई बात समझ में बच्चों। ठीक है, तो अब इसके फीचर्स क्या होते हैं इक्विटी शेयर्स के, ये जान लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडुअल ओनर्स एज दे गेट डिविडेंड only after
अदर क्लेम्स ऑन द कंपनीज इनकम। मैंने आपको बताया ही कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको तब ही उनका डिविडेंड मिलता है जब कंपनी बाकी के अपने सेटलमेंट्स को, यानी जो कंपनी जब बाकी के अपने क्लेम्स को सेटल कर देती है। ठीक है बच्चों, तो रेसिजुअल ओनर्स यानी जब कुछ बच जाता है। रेसिजुअल तो आपने सुना ही होगा साइंस में, ठीक है, जब आपने 9th-10th में साइंस पढ़ी थी तो रेसिड्यू यानी जो कुछ बच जाता है। तो वैसे ही जो उनको कुछ बच जाता है ना, तो जाके उनको उनका डिविडेंड मिल जाता है। जैसे कि क्या होता है, हमारे घर में जब खाना बनता है, कुछ अगर टेस्टी सा खाना बनता है, ठीक है, तो हमारे घर में जब गेस्ट आते हैं तो मम्मी क्या करती है, पहले गेस्ट को खिलाती हैं और फिर जब बाद में अगर कुछ बच जाता है तो हम बेचारों को मिल जाता है। तो वैसे ही ये हिसाब कहाँ है, इनके साथ है, इक्विटी शेयर वालों के साथ है। यानी जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट अगर सब चीज़ें सेटल करके अगर कुछ बच जाएगा तभी आपको मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन इतना दुख दे ही रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत सुख भी मिल जाता है। सुख किस फॉर्म में मिलता है, वोटिंग राइट्स के फॉर्म में और कंपनी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आपको? हाँ जी। फिर आता है नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स इन प्रपोर्शन टू द शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स। आपको मैंने बताया ही कि इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को वोटिंग राइट्स मिलती हैं, यानी जो कंपनी की जो कुछ भी अगर कमेटी वगैरह फॉर्म होनी होती है, अगर किसी को निकाला जाता है, कुछ भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का जो पार्ट होता है उसमें वोटिंग राइट्स मिलती हैं, लेकिन उतनी ही मिलती हैं जितनी आपकी शेयर्स होल्ड करते हो उस कंपनी में। ठीक है, अगर कोई 1 लाख रुपए की शेयर होल्ड करता है, ठीक है, और अगर कोई 1000 के शेयर होल्डर करता है, तो जायज सी बात है कि उस 1 लाख वालों की ज्यादा वोटिंग राइट होगी इन कंपैरिजन टू 1000 वालों के। ठीक है बच्चों, तो यानी आप जितने के आप शेयर्स खरीदते हैं, आपकी जितनी ज़्यादा शेयर कैपिटल रहती है, यानी आपका जो जितना ज़्यादा हिस्सा रहता है उस कंपनी में, आपकी वोटिंग राइट्स भी उतनी ही ज़्यादा रहती हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट आता है, द लिएबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कंपनी। ये फीचर हमने कहाँ पढ़ा था, ये फीचर हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा था कि यानी जब कंपनी बंद हो जाती है, वाइंड अप वगैरह हो जाती है, तो एक शेयर होल्डर की लिएबिलिटी उतनी ही होती है जितना उसने शेयर्स खरीदे होते हैं उस कंपनी में। ठीक है, अगर उसने 1000 के शेयर खरीदे हैं तो उसकी लिएबिलिटी 2000 या 10,000 नहीं होगी, उसकी लिएबिलिटी 1000 की ही होगी। ठीक है बच्चों, तो यानी आपने जितने के शेयर्स खरीदे हैं आपकी लिएबिलिटी भी उतनी ही होगी। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो ये था हमारा इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो यानी इक्विटी शेयर्स कौन होते हैं, ऐसे शेयर्स जिन पे कोई भी प्रेफरेंस ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अब वही आता है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं ये फेवरेट चाइल्ड है मम्मी पापा का। ठीक है, जिसके हमारा भी जो कोई बहन भाई होते हैं, ठीक है, तो एक जो अगर 3-4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा तो ऐसा होता ही है जो पेरेंट्स का फेवरेट होता है। ठीक है, तो ये भी जो प्रेफरेंस शेयर है ना, ये फेवरेट है। ठीक है, फेवरेट क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। सो प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच एंजॉय सर्टेन प्रायोरिटीज रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट एंड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैपिटल। यानी प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिन पे ऑलरेडी डिविडेंड मिलना तय रहता है और किस रेट पे मिलेगा वो भी तय रहता है। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी इशू करती है 9% प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, क्या 9% प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये 9% क्या है, यानी 9% उनका रेट है। ठीक है, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के साथ क्या होता था, जितना प्रॉफिट मिलेगा उस हिसाब से आपको आपका शेयर आपको क्या बोलते हैं, आपकी डिविडेंड मिलेगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी की क्या सिचुएशन है। कोई फिक्स नहीं रहता था कि आपको 2000 ही मिलेगा, 3000 ही मिलेगा या 4000 ही मिलेगा, लेकिन इसमें रेट फिक्स रहता है। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले ही पता होता है हमारे अकाउंट में तो भैया इतना पैसा आएगा, उनको ऑलरेडी बिकॉज रेट पता रहता है। ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है कंपनी की सिचुएशन पे। ठीक है बच्चों, आई बस समझ में? अब जानते हैं इनके क्या, अब इसके भी 2 टाइप रहते हैं बेसिकली। ठीक है, पहला रहता है राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यानी मैंने आपको बताया ही कि इनमें फिक्स रेट मिलता है डिविडेंड का। ठीक है, ये आपको मैंने जस्ट बताया ही। फिर दूसरा आता है राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी इनको कैपिटल भी रीपे हो जाता है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है,
यानी जब कंपनी वाइंड अप होती है, बंद होती है, तो क्या होता है, जब कंपनी जो होती है सब सारे अपने जो क्लेम सेटल करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को बाद में देती है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को पहले देती है। ठीक है, तो उसमें भी ये जीत जाते हैं। पहले तो इनको भैया फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है, और दूसरा इनके साथ क्या होता है कि इनको जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तो उनको पहला अपना रीपेमेंट मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इनके साथ क्या है, ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि इनको पहले से ही इनका रेट डिसाइडेड रहता है। ठीक है बच्चों, लेकिन इनका एक माइनस पॉइंट भी है, यानी इनके साथ एक दुख भी जुड़ा हुआ है। इनको अगर सुख मिल रहा है तो इनको एक दुख भी मिल रहा है कि इनको वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं मिलती हैं। हाँ, वैसे जनरली ऐसा ही होता है कि इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, कुछ एक्सेप्शनल कंपनीज ऐसी होती हैं जो वोटिंग राइट्स भी प्रोवाइड करती हैं। खैर वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट इनका क्या दुख है कि इनको वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं मिलती हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? हाँ जी, तो पढ़ते हैं कि क्या फीचर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। ठीक है, तो पहला आता है दे रिसीव डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू एनी इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले ही इनको इनका डिविडेंड मिल जाता है, और वो भी फिक्स्ड रेट पे भैया। तो सोचो यार कितने सुख में है यार, खुशनसीब लोग हैं ये तो। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स बेचारे हमारे जैसे हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको यानी फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स से, और पहले ही मिल जाता है। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या मिलता है, लास्ट में मिलता है इक्विटी शेयर वालों को। ठीक है बच्चों, फिर आता है दे हैव प्रेफरेंशियल राइट एज टू द रिडम्पशन ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ फंडिंग ऑफ कंपनी। यानी जब कंपनी बंद हो रही होती है तब भी इनको प्रेफरेंशियल राइट मिलती है, तब भी इनको ही पहला इनकी रीपेमेंट की जाती है, जस्ट मैंने आपको बताया ही। ठीक है बच्चों, फिर दे जनरली डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स, यानी इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती है। ठीक है, मैंने आपको जस्ट बताया है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के साथ क्या होता है, ये प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर वालों के साथ ये प्लस पॉइंट हो जाता है, वहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों के साथ ये नेगेटिव माइनस पॉइंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को इतना दुख दे रहे थे तो एक सुख भी दे दिया, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को सब सुख ही सुख दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो इनके साथ भी बुरा करना ही पड़ेगा ना। आई बात समझ में? वरना इक्विटी शेयर होल्डर वाले तो छोड़ के भाग ही जाएंगे। आई बात समझ में? फिर देयर शेयर्स आर आल्सो इशूड विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब क्या होता है कि हम जब लोन वगैरह लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना कोई भी कोलैटरल रखते हैं। ठीक है, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं होता। यानी हम क्यों कोलैटरल रखते हैं, ताकि अगर हम इनके रीपे नहीं कर पाए तो उस कोलैटरल को बेच दिया जाए। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं होता, इधर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, हम क्या करते थे, क्या होता है उधर लोन्स वगैरह में चार्ज क्रिएट होता है, लेकिन इधर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता। आई बात समझ में बच्चों? फिर आता है दे आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज हाइब्रिड सिक्योरिटीज बिकॉज दे हैव फीचर्स ऑफ बोथ इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अभी हाइब्रिड सिक्योरिटीज भी कहलाते हैं क्योंकि इनको इक्विटी शेयर का फीचर भी होता है, यानी इनमें इक्विटी शेयर के गुण भी होते हैं और डिबेंचर्स के भी गुण होते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स के क्यों होते हैं भैया, क्योंकि क्या बताया था मैंने कि जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तब ही क्या मिलेगा, इनको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, हाँ इनका रेट जरूर फिक्स रहता है, लेकिन प्रॉफिट तब ही मिलेगा जब कंपनी को, यानी जब डिविडेंड इनको तब ही मिलेगा जब कंपनी को फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और डिबेंचर्स क्यों, क्योंकि इनका जो रेट रहता है वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है बच्चों, इनका जो रेट रहता है वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आपको? पक्का? हाँ जी, तो एक और एग्जांपल ले लेती हूँ कि मान लीजिए कोई कंपनी है। ठीक है, कोई कंपनी है, उसको 2022 में ठीक है प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो इस केस में क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को उनका डिविडेंड मिलेगा? नहीं मिलेगा बच्चों। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस हुआ है। ठीक है, फिर आता है क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा? नहीं, उनको भी नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि इस केस में कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ है। आई बात समझ में? ठीक है, फिर 2023 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो इस केस में क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को डिविडेंड मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को मिलेगा? हाँ जी, इनको भी बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इनके फिक्स्ड रेट पे। ठीक है, फिक्स्ड रेट पे मिलेगा।
और पहले इनको मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, फिर जाके मिलेगा इक्विटी वालों को। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आपको अच्छे से? ठीक है, चलो आगे बढ़ सकती हूँ क्या मैं? हाँ जी, अब हमने क्या पढ़ा है? इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ लिया, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में, यानी जो तीसरा सोर्स है वो हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन समझ आ रहा है आपको कि कुछ संभाल के रखा हुआ है, ठीक है, तो बस वही है। So retained earnings refer to that part of profit which is kept as reserve for use in the future। यानी retained earnings वो हिस्सा होता है प्रॉफिट का जो कंपनी वाले पहले ही बचा के रख लेते हैं, ताकि फ्यूचर में कुछ भी अगर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आए तो हम ये पैसा उस वक्त यूज़ कर पाएँ। ठीक है, जैसे हमारे घरों में भी होता है कि हमारे मम्मी पापा सेविंग्स करके रखते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आएगा। ठीक है, हमारी बेटी की शादी करनी है, बच्चों को अच्छे कॉलेज में डालना है वगैरह, तो पहले ही उसके लिए पैसा सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कंपनी वाले भी क्या करते हैं कि फ्यूचर पर्पस के लिए कुछ पैसा पहले से ही रिजर्व में बिठा के रख लेते हैं, और वो पैसा, वो उनके जो सिक्योरिटी, जो उनकी सेविंग्स रहती है, वो कहलाती है रिटेन्ड अर्निंग्स। यानी रिटेन करके रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है। ठीक है, फिर अब क्या फीचर्स होते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स के, जानते हैं। Retained earnings are more dependable than external sources as they do not depend on investors' preference and market conditions। Retained earnings क्या ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं, क्योंकि ये भैया कंपनी का ही पैसा होता है। लेकिन क्या होता है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि हम बाहर से पैसा, लोगों से पैसा उठाते हैं। ठीक है, यानी पब्लिक क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, लेकिन यहाँ पब्लिक का कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि ये सोलली पूरा का पूरा पैसा कंपनी का ही होता है। अब जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, शेयर होल्डर्स रहते हैं, उनका भी मूड वगैरह चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अब वो शेयर्स खरीदें या ना खरीदें, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है ना। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग में ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका ही पैसा है। ठीक है बच्चों, वो यानी कंपनी का ही पैसा होता है। फिर इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड। और ये इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल यानी ये सस्ता पड़ता है और ये ज़्यादा बेटर सोर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें इक्विटी शेयर वालों को या प्रेफरेंस शेयर वालों को इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं देना पड़ रहा है। अगर हम डिबेंचर्स वालों को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये तो हमारा पैसा है, हम किसी से थोड़ी ना मांग रहे हैं, तो हम इनको क्यों रीपे करें। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट आता है रिटेन्ड अर्निंग्स डू नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल एज देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। अब मैंने आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या पॉइंट बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलती हैं। ठीक है, वोटिंग राइट्स मिलती हैं तो उनको कंपनी को कंट्रोल करने का भी मौका मिल जाता है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स में क्योंकि ये कहीं से पैसा ले ही नहीं रहे हैं, तो इनका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। इनका जो कंट्रोल रहता है वो स्थिर ही रहता है। पूरी की पूरी मैनेजमेंट की जो पावर रहती है वो कंपनी के लोगों के पास ही रहती है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। और क्या होता है कि शेयर होल्डर सिर्फ इंक्रीज ही नहीं हो रहे, तो उनका कंट्रोल भी डाइल्यूट नहीं होता है। अब जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स जुड़ते जाएंगे उतना भी कंट्रोल क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स जुड़ते जाएंगे उतना ही कंट्रोल क्या होगा, ट्रांसफर होता जाएगा कंपनी वालों से। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं होता, इधर पूरे की पूरी जो कंट्रोल रहती है वो कंपनी में के हाथ में ही होती है। ठीक है, कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? हाँ जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है द सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल थ्रू इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। अब क्या होता है कि जब कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा बच जाता है, अच्छा खासा पैसा को क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, जब अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, उसको शेयर कैपिटल में तब्दील कर देती है बोनस शेयर्स इशू करके। ठीक है, बोनस शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को इशू कर देती है। ठीक है, कि बोनस के फॉर्म में। तो इससे क्या होता है कि ये जो मेथड होता है ये इकोनॉमिकल होता है, और इससे जो कंपनी की जो पोजीशन रहती है, शेयर कैपिटल होती है, वो भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि जो कंपनी होती है वो अपना पैसा बोनस शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट आता है रिटेन्ड अर्निंग सर्व द पर्पस ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर द बिजनेस। अब रिटेन अर्निंग्स क्या करती है, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस का मीडियम टर्म फाइनेंस के जरिए एक्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये पैसा अगर कुछ कंपनी को अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हो जाता है, ऐसा कुछ नुकसान हो जाता है जिसके लिए कंपनी पहले से प्रिपेयर ही नहीं थी, तो उस वक्त रिटेन अर्निंग्स काम आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये यानी ये लंबे वक्त की साथी है। आई बात समझ में बच्चों आपको? ठीक है, अगर आपको समझ आ गया है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये लो स्क्रीनशॉट या नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
जिसका नाम है सोर्स ऑफ बोरोड फंड्स। यानी अभी तक हमने किनके सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, ओनर्स फंड के सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि बोरोड फंड्स के क्या सोर्सेज होते हैं, यानी उधारी पे लिया हुआ पैसा क्या कहलाता है, बोरोड फंड्स। ठीक है, तो पहला आता है डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, दूसरा आता है लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तीसरा आता है कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट, क्रेडिट, आईसीटी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ठीक है, तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में आगे। लेकिन अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ये आपने एक ही चीज़ को दो बार क्यों लिख दिया है, क्यों ये अलग होते हैं क्या? हाँ जी बच्चों, ये अलग होते हैं। अब अलग कैसे होते हैं कि बच्चों की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, सिर्फ लोन्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ग्रांटिंग लोन्स का काम होता है। ठीक है बच्चों, वही कमर्शियल बैंक का क्या काम होता है कि वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है। ठीक है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ग्रांट्स लोन। ठीक है बच्चों, आई बस समझ में। अब डिटेल में हर एक सोर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। सो पहला हमारा सोर्स आता है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। ये होता है लॉन्ग टर्म सोर्स, यानी लंबे पर्सपेक्टिव के वजह से होता है। ठीक है, सो डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट विच इज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी एक्नॉलेजिंग इट्स डेट टू द होल्डर एट गिवन टर्म्स एंड कंडीशंस। यानी डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो ये बताता है, जिसपे कंपनी की सील लगी रहती है। ठीक है, कंपनी की सील लगी रहती है, जो ये एक्नॉलेज करता है कि हाँ भैया, हमने अपने डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया हुआ है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, यानी हमने पहले क्या पढ़ा था, इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में पढ़ा था। तो उसमें क्या होता था, ये हम लोगों से पैसा रेस करते थे। वैसे ही इधर भी यही होता है कि हम लोगों से पैसा रेस करते हैं, लेकिन वो क्या था, ओनर फंड का सोर्स था, और ये है बोरोड फंड का सोर्स। ठीक है बच्चों, आई बस समझ में। तो बस वो क्या होता है, इक्विटी जो शेयर जो खरीदता है वो बन जाता है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर, और जो डिबेंचर्स खरीदता है वो बन जाता है डिबेंचर्स होल्डर। ठीक है बच्चों, बस फर्क यही है, और भी एक दो फर्क है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है बच्चों, आई बस समझ में। तो डिबेंचर क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म सोर्स है फाइनेंस का, और ये बोरोड फंड है, यानी पैसा उधारी वाला सिस्टम है यहाँ। ठीक है बच्चों, सो फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। Debentures constitute the borrowed funds and are termed as creditors of the company। यानी जो पैसा, जो जनता, जो पब्लिक जो होती है, बैंक वालों को क्या कर रही है, पैसा बैंक वालों को नहीं, कंपनी वालों को पैसा प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और एंड इन रिटर्न कंपनी वाले क्या करते हैं, वो जो डिबेंचर प्रोवाइड करते हैं, वो जो डीड होता है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इन केस में क्या बन जाते हैं, जो क्रेडिटर्स बन जाते हैं कंपनी के, यानी जो पब्लिक होती है वो बन जाती है क्रेडिटर्स, क्योंकि जो लोग हैं वो कंपनी वालों को पैसा दे रहे हैं। ठीक है, पैसा उधारी पे दे रहे हैं, एंड इन रिटर्न उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इस केस में जो पब्लिक हो जाती है वो बन जाती है क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है डिबेंचर होल्डर्स आर पेड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड एट इंटरवल्स। यानी अब क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में भी हमने क्या देखा था कि जो प्रेफरेंस वालों को क्या मिलता था, फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता था। वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स को भी क्या मिलता है, फिक्स रेट पे उनका इंटरेस्ट मिलता है। वहां पर डिविडेंड मिलता था, यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है बच्चों, और फिक्स रेट पे मिलता है, यानी इनका भी रेट पहले से ही डिसाइडेड होता है कि 9% होगा, 10% होगा, 11% होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, और फिक्स इंटरवल पर मिलता है, यानी स्पेसिफाइड इंटरवल पर मिलता है, यानी आपको क्वार्टरली मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा, एनुअली मिलेगा, वो अपनी कंपनी की टर्म एंड कंडीशन होती है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। फिर आता है पेमेंट इज अ लीगल कंपल्शन। ठीक है, पेमेंट इज अ लीगल कंपल्शन, इट हैज टू बी पेड वेदर द प्रॉफिट्स आर अर्न्ड और नॉट। यानी पेमेंट करना, लोगों को उनका इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, ये लीगल कंपल्शन है, ये तो मैंडेटरी है ही है। ठीक है बच्चों, अब भले कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा उनके डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, हमने इक्विटी वाले केस में क्या पढ़ा था, प्रेफरेंस वाले केस में क्या पढ़ा था, यानी ओनर्स वाले केस में क्या पढ़ा था, जब कंपनी को प्रॉफिट मिलता है तब ही कंपनी को डिविडेंड प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है, जनता को, पब्लिक को उससे कोई मतलब नहीं है, उनको अपना इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। फिर आता है डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स।
डेट इज दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जैसे ही इनको भी कोई वोटिंग राइट नहीं मिलती है, ठीक है, यानी ये कंपनी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब ऑफकोर्स वोटिंग राइट ही नहीं मिल रही है तो उनको कैसे पता चलेगा कि कंपनी में क्या हो रहा है, ठीक है, कंपनी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे इन्वॉल्व हो पाएंगे। तो यानी इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जैसे इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि कैसे प्रेफरेंस वाले और कैसे डिबेंचर्स होल्डर्स कैसे सिमिलर हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अगर इन फीचर्स को ही अच्छे से समझ लेंगे ना तो इनके सबके एग्जाम में कोई भी डिफरेंशिएशन आता है तो आप आराम से बना सकते हो मन में से। ठीक है बच्चों, बस आपको क्या समझना है, इनके फीचर्स ये क्या है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, बस बाकी फिर सब अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट आता है डिबेंचर्स हैव टू बी रिडीम्ड और पेड बैक आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स्ड पीरियड और इज इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। यानी डिबेंचर्स को रिडीम करना ही पड़ता है, ठीक है, या तो वाइंडिंग अप के केस में यानी जब कंपनी बंद होती है, या तो किसी फिक्स पीरियड के बाद में। अब फिक्स पीरियड जो होता है वो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। जो कंपनी अपनी डिबेंचर जो डीड होती है उसमें पहले से ही मेंशन करके रख दिए कि आपका इतना पीरियड है, इसके बाद आपको अपना जो डिबेंचर्स होंगे वो रिडीम कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, यानी जितने पैसों के आपने डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं उतने आपको रिटर्न में मिल जाएंगे। ठीक है, जो इंटरेस्ट होगा वो तो आपको मिलता रहेगा क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली या जो भी कंडीशन है। ठीक है बच्चों, या तो वाइंडिंग अप के केस में या तो कोई और भी फिक्स पीरियड हो सकता है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डिबेंचर्स है टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। यानी जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है वो एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। ठीक है, यानी एक टैक्स वाला खर्चा रहता है, यानी से टैक्स भी डिडक्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आई होप आपको ये फीचर समझ आ गए होंगे। क्या है कि क्रेडिटर्स होते हैं यानी जो कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स कहलाते हैं। फिर ये फिक्स रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, यानी प्रोवाइड करना। और दूसरा आता है कि पेमेंट आपको प्रोवाइड करना, वो लीगल कंपल्शन है ही। फिर इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलती है और इनका जो रहता है वो पहले से ही पीरियड डिसाइडेड रहता है, या तो फिक्स पीरियड पे इनको इनके डिबेंचर्स रिडीम कर दिए जाएंगे, या तो वाइंडिंग अप के केस में। और ये क्या है, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको कभी मॉल पे शॉपिंग वगैरह करने भी जाते हो, है ना, या आप अमेजोन वगैरह पे भी शॉपिंग करते हो तो आपको कुछ कैशबैक वगैरह मिलता है ना, तो वो लिखा रहता है रिडीम। यानी रिडीम क्या है, इसको रीयूज़ कर लो। ठीक है, रिडीम कर लो बिफोर 31 जनवरी वगैरह, ऑलरेडी इसका टाइम दिया गया होता है कि आपको इस पीरियड से पहले रिडीम करना ही है। यानी इस पीरियड से पहले जो आपको वाउचर वगैरह मिला हुआ है या कैशबैक वगैरह जो भी मिला हुआ है वो यूज़ करना है। तो वैसे ही डिबेंचर के केस में भी यही होता है कि ऑलरेडी फिक्स पीरियड डिसाइडेड रहता है, या तो वाइंडिंग अप के केस में आप डिबेंचर्स रिडीम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? हाँ जी, तो ये हो गया हमारा पहला सोर्स। अब हम पढ़ेंगे लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताया ही, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो लोन्स वगैरह ग्रांट करती हैं। ठीक है बच्चों, क्या करती हैं, ग्रांट्स, लोन। और ये कैसे अलग है बैंक से ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं इसकी डेफिनेशन। दीज इंस्टीट्यूशंस conduct market service and provide technical assistance and managerial service to people who run the enterprise। तो ये क्या करते हैं, जिनको भी अपना कुछ काम वगैरह बिजनेस वगैरह सेटअप करना पड़ता है ना, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन उठाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ये बाकायदा लोन्स प्रोवाइड करने के साथ साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती हैं, यानी फाइनेंशियल गाइडेंस भी देती हैं, टेक्निकल गाइडेंस भी देती हैं। ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है वो सब की नॉलेज भी देती हैं। ठीक है बच्चों, और जनरली इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है ना वो कम रहता है बैंक से। ठीक है बच्चों, आई बात समझ? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन बैंक्स। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने के साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंस भी देती हैं, मैनेजरियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं लोगों को कि कैसे आपको अपना बिजनेस को सेटअप करना है। अगर आप अपना बिजनेस खोल रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे मैनेज करना है। ठीक है, अब जो बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारे कंट्री में स्टार्टअप्स का ट्रेंड चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन उठाते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी बूस्ट करना शुरू किया है ताकि आप स्टार्टअप वालों को लोन प्रोवाइड कर पाओ। अब ऑफकोर्स जो स्टार्टअप्स वाले हैं उनके पास इतना पैसा होता नहीं है, ठीक है, बिकॉज उनका तो इनिशियल पॉइंट है, वो स्क्रैच से शुरू करते हैं, तो इसलिए वो लोन्स भी कहाँ से उठाते हैं, जनरली कहाँ से उठाना प्रेफर करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है बच्चों, आया बात समझ में? अब आता है इनके क्या फीचर्स हैं।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये जनरली मीडियम या लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, 5 साल से ज़्यादा के लिए, 20 साल के या 20 साल से ज़्यादा के लिए वगैरह। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। ये शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड नहीं करते हैं कि 1 साल तक आप ले लो फिर आके रीपे कर दो, नहीं नहीं, ये शॉर्ट टर्म प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल मैनेजरियल एंड टेक्निकल एडवाइस एंड कंसल्टेंसी टू बिजनेस फर्म्स। मैंने आपको बताया ही कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन्स देने के अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, यानी आपको आपका बिजनेस कैसे रन करना है वगैरह, टैक्स रिलेटेड कुछ क्वेरी होती है, ठीक है, कुछ कंसल्टेंसी और भी प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आपको अपना बिजनेस मैनेज करना है। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब सर्विसेज भी जो बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है बच्चों, फिर ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्रीजेज द गुडविल ऑफ द बोरोइंग कंपनी। अब क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब हम लोन प्रोवाइड करते हैं तो इससे गुडविल भी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये लोन्स ग्रांट करने के साथ साथ और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इन रिटर्न इनका जो नाम, इनकी जो नेम एंड फेम भी बढ़ती है और इससे इनकी गुडविल इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट आता है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डज नॉट लीड टू हाई बर्डन ऑन द बिजनेस एज लोन कैन बी इजीली रीपेड इन इंस्टॉलमेंट्स। अब बैंक वाले क्या करते हैं ना, जब हम बैंक से लोन उठाते हैं तो पीछे ही पड़ जाते हैं। पहले तो इनकी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, ठीक है, बहुत हैसल प्रोसेस रहती है, और इनका जो इंटरेस्ट रहता है वगैरह, जिनकी अमाउंट जो रहती है वो प्रॉपरली आपको टाइम टू टाइम रीपे करनी पड़ती है, लेकिन इनको हम ईजिली रीपे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो भी जनरली कम रहता है, इसलिए जो कस्टमर्स रहते हैं उन पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यानी हम इसको आसानी से EMI वगैरह में भी रीपे कर सकते हैं। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, फंड्स कैन बी रेज फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन और रिसेशन। यानी जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती है, जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, आप तब भी अपने बैंक से लोन उठा सकते हो कम रेट पे। ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है कि जब हमारी कंट्री में डिप्रेशन वगैरह का टाइम आता है, ठीक है, जब आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है हमारे देश की, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रेट इतने, हाँ ऑफकोर्स उनका भी बढ़ता है, बट स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, और आप जो लोन्स हैं इन डिप्रेशन और रिसेशन के टाइम पे भी उठा सकते हो। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सोर्स की ओर। ठीक है, उसका नाम है लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक्स के बारे में। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी जो बैंक्स का क्या काम रहता है, मैंने आपको पहले बताया ही था कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती हैं, पहला तो लोन्स ग्रांट करती हैं और इन्वेस्ट करती हैं। यानी जो बैंक्स रहते हैं, ठीक है, जो बैंक्स रहते हैं वो लोगों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। ये मैंने आपको बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। ठीक है, फिर जब ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उस पैसे को, ठीक है, कहाँ लगाते हैं, उस पैसे से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ जी, और लोन्स ग्रांट करते हैं। ठीक है, जब लोन्स ग्रांट करते हैं तो इन रिटर्न इनको मिलता है इंटरेस्ट, और जब इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं और तो मिलता है इनको प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? ठीक है, हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स। ठीक है, हाँ जी, सो जैसे कि एग्जांपल है इसके SBI, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे देश के कमर्शियल बैंक्स के। ठीक है बच्चों, फीचर्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स एक्सटेंड लोन्स टू फॉर्म ऑफ ऑल साइजेस एंड इन मैनी वेज। यानी जो कमर्शियल बैंक्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो एक आम इंसान को भी प्रोवाइड करते हैं लोन, और किसी बिजनेस फॉर्म को भी करते हैं, और बहुत सारे तरीके होते हैं उसके। ठीक है, यानी आप इतने टाइम में रीपे कर सकते हैं वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है बच्चों, फिर आता है दे प्रोवाइड फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सेट्रा। ये सब हमने कहाँ पढ़ा था, बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर्स में पढ़ा था। ओवरड्राफ्ट यानी आपको पता ही है, ठीक है, यानी जितना आपके पास पैसा है, उस आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। आप कुछ अपना सामान गिरवी रख के, ठीक है, उसके बदले क्या कर सकते हो, पैसा ले सकते हो, ठीक है, वगैरह। ये सब बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करने के इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, फिर आता है द लोन टेकन फ्रॉम द बैंक्स कैन बी
रीपेड ईदर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट, यानी जो हम बैंक्स वालों से जो पैसा उठाते हैं, लोन्स लेते हैं, या तो हम इनको इंस्टॉलमेंट पे भी रीपे कर सकते हैं या तो एक ही बार लमसम पे भी रीपे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट आता है लोन इज जनरली प्रोवाइडेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म। अब भाई हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं, सिक्योरिटी मांगते ही मांगते हैं, बिना सिक्योरिटी के आपको लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। यानी हमें अपना कुछ कोलैटरल रखना ही पड़ता है, कुछ अपनी सोने की चीज़, कुछ अपनी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तब जाके बैंक हमें लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है बैंक लोन कैन बी इजीली रेज्ड एट इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मेलिटीज लाइक इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और कंपनी वाले क्या करते हैं, जब कंपनी वाले शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह रेस करते हैं, ठीक है, जनरल पब्लिक से, तो बहुत लंबी फॉर्मेलिटी होती है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, फिर एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, ठीक है, फिर अलॉट करने पड़ते हैं शेयर्स, अगर नहीं हो पाता तो 15 दिन के अंदर अंदर उनको रिटर्न करना पड़ता है। तो ये बहुत हैसल प्रोसेस रहती है कंपनी वाले की। यानी जो हम इनिशियल पब्लिक ऑफर में या फ्रेश पब्लिक ऑफर में, यानी जब हम शेयर्स इशू करते हैं, कुल मिला के जब शेयर्स इशू करती है कंपनी, तो उसकी बहुत बड़ी लीगल प्रोसेस रहती है। लेकिन बैंक की इतनी लंबी प्रोसेस नहीं रहती है। अब ऑफ कोर्स प्रोसेस इसमें भी इन्वॉल्व रहती है, लेकिन कंपनी के कंपैरिजन में इसकी जो प्रोसेस है वो शॉर्ट रहती है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आप चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो। हाँ जी बच्चों, कर लिया नोट? तो अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के बारे में। हाँ जी, सो आता है अब पब्लिक डिपॉजिट। ये है प्रेफरेबल शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए। हाँ जी, सो पब्लिक डिपॉजिट आर द डिपॉजिट रेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। अब क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट, यानी जो कंपनी वाले, इनको कौन रेज करता है? कंपनी वाले, ठीक है, या कॉर्पोरेट्स जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनी वाले जब डायरेक्टली पब्लिक से पैसा रेस करते हैं तो वो आता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट में। यानी हम क्या करते हैं, जब हम बैंक में एफडी करवाते हैं, मैंने आपको एफडी पढ़ाया था बिजनेस सर्विसेज वाले में, तो वैसे ही एफडी में यानी बैंक में ना पैसा जमा करके जब हम कंपनी में जमा कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट यानी पीडी। ठीक है, एफडी के बारे में पढ़ा ही है ना, बस वही है, बस वहाँ हम क्या करते हैं, हम बैंक वालों के पास जाते हैं, यहाँ हमें जाना है कंपनी वालों के पास, कॉर्पोरेट्स के पास। ठीक है बच्चों, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें क्या करना पड़ता है कंपनी वालों को, उनको जस्ट एडवर्टाइज करना पड़ता है न्यूज़पेपर में, और ये बहुत सिंपल प्रोसेस रहती है। यानी जिसको भी पब्लिक डिपॉजिट करवाना है, यानी कंपनी में डिपॉजिट क्या बोलते हैं, सबमिट करवाने हैं, डिपॉजिट करवाने हैं, तो बस क्या करना है, आपको एक फॉर्म फिल करना है, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म रहता है, उसको फिल करना है और आप पीडी खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई बस समझ में? तब इसके क्या फीचर्स होते हैं वो जान लेते हैं। इट इज़ ए सिंपल मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस एज इट डज नॉट इन्वॉल्व लीगल फॉर्मेलिटीज़। अब इसमें ज़्यादा हौच पौच नहीं रहती है, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व नहीं रहती हैं, ये बहुत ही सिंपल मेथड रहता है। बस आपको क्या करना पड़ता है, ये जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म रहता है जो कंपनी वाले जारी करते हैं उसको फिल करना पड़ता है। ठीक है, और कंपनी वाले एडवर्टाइज करते हैं न्यूज़पेपर के ज़रिए या किसी भी उनकी जो वेबसाइट वगैरह रहती है उसके ज़रिए। ठीक है बच्चों, फिर आता है it is an economical source of finance as cost of financing obtaining deposit from public is generally lower than the cost of borrowing from बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये इकोनॉमिकल सोर्स है क्योंकि इसका जो रेट होता है वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कम रहता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? फिर आता है द पब्लिक डिपॉजिट आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। याद रख लीजिए ये अनसिक्योर्ड मेथड होता है पर, ठीक है, यानी इस पर आपको कुछ भी गिरवी वगैरह नहीं रखवाना पड़ता, यानी कंपनी कुछ भी गिरवी नहीं रख के देती है। ठीक है बच्चों, तो ये अनसिक्योर्ड मेथड है। फिर आता है द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज नॉट डायल्यूटेड एज द डिपोजिटर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। अब इसमें क्या होता है, जो कंट्रोल रहता है वो डाइल्यूट नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता था, इक्विटी शेयर्स वालों में क्या होता था, हमने क्या पढ़ा था कि जब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को क्या मिलती थी, वोटिंग राइट्स मिलती थी। अब जब उनके पास वोटिंग राइट मिल रही है तो कंपनी को मैनेज करने की पावर भी मिल रही है, उसका भी कंट्रोल मिल रहा है। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं होता, जो कंपनी का कंट्रोल रहता है वो उनके पास ही रहता है, इसलिए जो कंट्रोल रहता है वो डाइल्यूट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट आता है दिस सोर्स इज सूटेबल टू रेज लिमिटेड फंड्स। यानी जब कंपनी वालों को जब बहुत फंड्स रेस नहीं करने, लिमिटेड फंड्स ही रेस करने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पीडी प्रेफर करते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? इट इज सिमिलर टू एफडी, बस आपको क्या करना पड़ता है, इधर कंपनी वालों के पास जाना पड़ता है, बैंक ना जाके। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सोर्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड क्रेडिट, और ये है शॉर्ट टर्म सोर्स। ठीक है,
ट्रेड क्रेडिट इज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेड टू अनदर फॉर द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी क्या होता है इस ट्रेड क्रेडिट में, जब एक सप्लायर, ठीक है, यानी जब एक सप्लायर बायर को बोलता है कि भाई तू अभी सामान ले जा, पेमेंट कुछ दिन के बाद कर देना, ठीक है, तो वो आ जाता है आपका ट्रेड क्रेडिट में, ठीक है। यानी इसमें बायर के पास लिबर्टी आ गई है कि वो अभी अपने गुड्स को ले खरीद सकता है और पेमेंट बाद में जाके कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक ट्रेडर क्या कर रहा है, क्रेडिट पे यानी अपना सामान को उधारी पे बेच रहा है, ठीक है बच्चों। इसमें रीपेमेंट करनी पड़ती है लेकिन इमीडिएट पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। आपको जब कंफर्टेबल लग रहा है, जो भी आपका जो सप्लायर उसने जो आपको टाइम मेंशन किया हुआ है, उस टाइम के बाद, उस पीरियड के बाद आप अपनी जो पेमेंट है वो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, बायर को एक लिबर्टी मिल जाती है पेमेंट करने की। आई बस समझ में बच्चों, बस यही है ट्रेड क्रेडिट। अब इसके फीचर्स जान लेते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज एज ए सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फॉर पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम 15 डेज टू 90 डेज। यानी अगर आपको अपना पैसा 15 दिन से लेके 90 दिन तक, अगर आप अपना गुड्स सामान को बेचने के लिए तैयार हैं कि ठीक है भैया आप 90 दिन तक आप सामान रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पेमेंट 90 दिन तक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आता है हमारा ट्रेड क्रेडिट में। अभी शॉर्ट टर्म सोर्स है, क्यों? क्योंकि भैया 1 साल से ज़्यादा या 5 साल या 20 साल से ज़्यादा रेंज नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। फिर आता है इट इज़ ए कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड इट डज नॉट रिक्वायर एन लीगल फॉर्मेलिटीज़। अभी भैया कन्वीनियंट है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। वैसे अगर हमें कुछ सामान हमें जब लोन वगैरह उठाना होता है, ठीक है, पैसे उधारी पे चाहिए होती है, तो हमें लीगल फॉर्मेलिटी के साथ गुजरना पड़ता है, ये फॉर्म फाइल करो, वो फॉर्म फाइल करो। लेकिन इधर कुछ नहीं करना, बस आपको क्या कर रहा है, ट्रेडर आपको लिबर्टी दे रहा है कि ठीक है भैया आप सामान ले जाइए, पेमेंट आप कर देना कुछ दिनों के बाद, ठीक है बच्चों। फिर आता है नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन क्रेडिट। ओ भैया सोने पे सुहागा, यानी आपको उधारी पे भी सामान मिल रहा है, ऊपर से आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड नहीं करना पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आज 15,000 का सामान खरीदा, ठीक है, और ट्रेडर ने मुझे बोला कि प्रबलीन तुम एक काम करना, 3 महीने बाद, अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने बाद या 2.5 महीने बाद मुझे पेमेंट कर देना 15,000 की, और बस 15,000 की ही करनी है, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यानी सोने पे सुहागा हो गया। आई बात समझ में। फिर आता है ट्रेड क्रेडिट हेल्प्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड क्रेडिट की वजह से क्या होता है, कंपनी की या किसी भी बिजनेस की सेल्स भी इंप्रूव होती हैं। अब जब कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, बायर्स को सामान उधारी पे मिल रहा है तो वो तो सोचते हैं ना कि चलो हम और ले लें, पेमेंट तो हम आराम से कर ही देंगे, ठीक है, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। तो क्या होता है, इससे जो कंपनी की जो सेल्स होती है, बिजनेस की सेल्स होती है, वो भी इंक्रीज होती है। वरना क्या होता है, इंसान बंध जाता है कि हमें कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं तो हमें पेमेंट भी इमीडिएट करनी ही करनी पड़ेगी। अगर किसी इंसान के पास पैसे नहीं है तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको ये फीचर मिल रहा है, ये बेनिफिट मिल रहा है कि अभी आप सामान ले जाओ लेकिन कुछ दिनों के बाद आप पेमेंट कर देना, तो वो फिर इस केस में तो जाएगा ही जाएगा ना। इसलिए क्या होता है, इससे जो कंपनी की यानी बिजनेस की सेल्स में भी बूस्ट मिलती है, ठीक है बच्चों। फिर आता है There is no need for creating any sort of charge against firms assets for obtaining the trade credit। अब ट्रेड क्रेडिट को ऑब्टेन करने के लिए किसी भी एसेट पे सिक्योरिटी चार्ज नहीं करवाना पड़ता, यानी आपको कुछ भी सामान गिरवी वगैरह नहीं रखना, बस आपको अपना सामान उठा के ले जाना है और कुछ दिनों के बाद पेमेंट कर देनी है, ठीक है। तो इधर भी क्या है, कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता, आपको कुछ भी गिरवी या कोलैटरल पे रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। फिर लास्ट है हमारा ट्रेड क्रेडिट कैन बी यूज टू फाइनेंस द इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स हायर सेल्स इन फ्यूचर। यानी आप भी जस्ट मैंने आपको बताया ही कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसकी सेल्स की ग्रोथ अच्छी हो फ्यूचर में, तो वो क्या कर सकता है, क्रेडिट पे अपना सामान बेच सकता है, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। तो यानी ट्रेड क्रेडिट क्या है, जब एक सप्लायर या एक सेलर ये लिबर्टी देता है बायर को कि अभी आप सामान ले जाइए लेकिन कुछ दिनों के बाद आप पेमेंट कर देना, तो वो आता है हमारा ट्रेड क्रेडिट में। सिंपल एंड सॉर्टेड, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट टाइप की ओर, जिसका नाम है ICD यानी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अब इंटर मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन से या एक कंपनी से बाहर, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी ही, ठीक है। इंटर कॉर्पोरेट यानी एक कंपनी से बाहर, ठीक है। अगर इंट्रा कॉर्पोरेट होता तो यानी एक ही कंपनी के अंदर, लेकिन इसका नाम है इंटर कॉर्पोरेट यानी एक कंपनी के बाहर, ठीक है बच्चों। सो क्या होता है इसका मतलब हम जान लेते हैं। ICD is an unsecured borrowing by companies, corporates
फ्रॉम अदर कॉर्पोरेट एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, यानी जब एक कंपनी को किसी और कंपनी से पैसा चाहिए होता है तो वो फॉलो करता है आईसीडी का मेथड, ठीक है। यानी कंपनी ए है, ठीक है, इसके पास बहुत सरप्लस फंड्स हैं और कंपनी जो बी है, ठीक है, उसकी हालत अभी चल रही है खराब, तो इस केस में क्या कर सकता है, कंपनी बी जा सकता है कंपनी ए के पास कि भैया हमें कुछ टाइम के लिए पैसा उधारी पे दे दोगे, तो वो बोलता है चलो ठीक है भैया, हम तो पैसे वाले हैं, ले जाओ, आप जैसे गरीबों पर हम दया कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या कर रहे हैं, कंपनी ए वाले कंपनी बी वालों को पैसा दे रहे हैं, यानी लैंड कर रहे हैं। तो इस केस में जब दो कंपनीज डील करती हैं तो उस केस में हम बोलते हैं आईसीडी, यानी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ठीक है बच्चों। सिंपल एंड सॉर्टेड, बहुत ईजी है। जब यानी दो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ पैसा उधारी पे बाय एंड लैंड वगैरह करती हैं, लैंड एंड बोरो करती हैं, तो वो आता है आईसीडी में, ठीक है बच्चों। फिर आता है फीचर्स ऑफ आईसीडी, यानी क्या क्या फीचर्स होते हैं आईसीडी के। आईसीडी आर जनरली कंसिडर्ड बाय द बोरोवर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल इनएडिक्वेसी, यानी अगर किसी भी कंपनी को शॉर्ट टर्म नीड है, अगर किसी भी कंपनी को वर्किंग कैपिटल की नीड है, यानी उसे कुछ समय के लिए पैसा चाहिए, अब इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं उठाना है, कुछ शॉर्ट टर्म वाला पैसा ही चाहिए, तो क्या कर सकता है कंपनी, किसी ऐसी कंपनी के पास जा सकती है जिसके पास ऑलरेडी सरप्लस फंड्स अवेलेबल हो, ठीक है बच्चों। फिर आता है इंटरेस्ट रेट ऑन आईसीडीज में रिमेन फिक्स्ड और मे बी फ्लोटिंग, यानी इसमें क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट्स इसमें होते हैं। हमने ट्रेड क्रेडिट में क्या पढ़ा था कि इसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता था, लेकिन आईसीडी में क्या होता है, एक कंपनी को रीपेमेंट करनी पड़ती है विद इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। अब वो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स भी हो सकता है, यानी प्री डिसाइडेड भी रह सकता है, या तो फ्लोटिंग भी हो सकता है। फ्लोटिंग यानी चेंज भी हो सकता है, कैन बी चेंज्ड, ठीक है बच्चों, आई बात आपको समझ में। फिर इंटरेस्ट रेट्स आर हायर देन बैंक रेट्स एस आईसीडीज एंड अनसिक्योर्ड बोरिंग। अब क्योंकि ये अनसिक्योर्ड बोरिंग है, यानी इस पर कुछ भी आपको सामान वगैरह गिरवी नहीं रखना पड़ता, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बैंक के रेट से हायर रहता है, ठीक है बच्चों। फिर आता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल हैसल्स। अब इसमें कोई भी इतनी बड़ी झंझट वगैरह मगजमारी नहीं होती है, ब्यूरोक्रेसी से फ्री है, यानी इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। बस आपको अगर पैसा वगैरह चाहिए, ठीक है, तो आप किसी कंपनी के पास जा सकते हैं। आई बात समझ में, इसमें कोई भी लीगैलिटीज नहीं इन्वॉल्व होती हैं। फिर आता है द ब्रोकर्स इन द मार्केट नेवर रिवील द लिस्ट ऑफ लेंडर्स एंड बोरोवर्स। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो ही डीलिंग करवाते हैं कंपनीज के बीच में, ठीक है। इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, ब्रोकर्स इन्वॉल्व होता है। हाँ, अब कंपनी और कंपनी बीच में खुद भी डील कर सकती थी, लेकिन किसी ब्रोकर को भी इन्वॉल्व कर सकती थी। अब ब्रोकर्स को ना ज़्यादा नॉलेज होती है कि कंपनीज में क्या चल रहा है, किस कंपनी की जो हालत है वो ख़राब है और किस कंपनी की हालत अच्छी है, ठीक है। तो इस केस में जो कंपनीज होती हैं वो ब्रोकर्स के पास ही पहुँचती है कि आप हमें ऐसे कोई कंपनी बता दीजिए जिससे हमें फंड्स मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो जो ब्रोकर होता है ना, वो कभी भी सीक्रेट रिवील नहीं करता है। अगर सीक्रेट रिवील करेगा ना तो क्या होगा, मार्केट क्रैश हो जाता है। अगर मान लीजिए अंबानी भाई साहब की, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर कुछ हालत ख़राब होने लगी, ठीक है, तो उनका जो ब्रोकर होगा वो कभी भी सीक्रेट रिवील नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है, और उसका बहुत नाम चलता है। अगर ये सीक्रेट रिवील हो जाएगा तो मार्केट क्रैश होने लगेगा, जो शेयर्स होंगे शेयर प्राइस गिरने लगेंगी, ठीक है, लोग क्या करेंगे, शेयर्स अपने बेचने लगेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, क्या होगा, मार्केट क्रैश होने लगेगा, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। तो जो ब्रोकर्स का क्या काम होता है, वो सीक्रेट को रिवील नहीं करते हैं कंपनीज की, ठीक है। फिर आईसीडीज आर गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब आईसीडी अच्छा सोर्स होती है वर्किंग कैपिटल की नीड को की पूर्ति करने के लिए, ठीक है, कि वर्किंग कैपिटल यानी जब आपको शॉर्ट टर्म का फाइनेंस रेज करना होता है। अगर लॉन्ग टर्म का फाइनेंस रेज करना है तो ऑफकोर्स आप पब्लिक से कर सकते हैं, बैंक्स के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म की फाइनेंस रेज करनी है तो आप आईसीडी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। यानी आईसीडी क्या होता है, जब दो कॉर्पोरेट एंटिटीज बाय एंड लैंड करती हैं, यानी लैंड एंड बोरो करती हैं, तो क्या कहलाता है, वो आईसीडी कहलाता है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इंटर आईसीडी की क्या क्या टाइप्स हैं। 3 ही टाइप्स रहते हैं। कॉल डिपॉजिट। कॉल डिपॉजिट में क्या होता है, जब आपको विड्रॉ करना पड़ता है तब आपको 1 दिन पहले नोटिस प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, और इसका जनरली रेट रहता है 10%, ठीक है। 3 मंथ डिपॉजिट, यानी जब आपको 3 महीने के लिए डिपॉजिट करवाना है तो आप 3 मंथ डिपॉजिट करवा सकते हैं, इसका रेट रहता है 12%। और यह है हमारा 6 मंथ डिपॉजिट, इसका रेट रहता है 15%,
ठीक है। तो यानी 3 टाइप के ICDs रहते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का सोर्स है इसलिए इसकी जो लिमिट है वो 6 मंथ से एक्सीड नहीं करती है। ठीक है बच्चों, आई बात आपको समझ में? आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर समाप्त। ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है बिकॉज इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए न्यू होते हैं, तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है बच्चों। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप एंड तक आ गए हैं, मुझे पता अपनी वीडियो एंड तक आपने देख ली है। तो अगर आपने कुछ भी पार्ट इस वीडियो का मिस किया है, इस चैप्टर का मिस किया है, तो वापस जाके देखिए उस पार्ट को। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।